हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लूसेंट केमिस्ट्री की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण क्या होती है, अवकरण क्या होती है, इसको डिटेल एनालिसिस के साथ समझेंगे। ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोला जाता है, यह एक प्रकार से विद्युत ऋणात्मक परमाणु या फिर मूलक का अनुपात होती है। अगर किसी तत्व में धन आवेश बढ़ता है, जैसे कि सोडियम है, इसमें धन आवेश बढ़ रहा है, सोडियम प्लस आयन हो रही है, अर्थात ये धन आवेश हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस तत्व को या उस पदार्थ को ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आयरन है, इसमें डबल धन आयन है, ऑलरेडी है, लेकिन इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसमें ट्रिपल धन आयन की केस बन जाती है। यहाँ पे Fe ट्रिपल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जो कि ऑक्सीकरण होता है। अवकरण क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक परमाणु या फिर मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या फिर धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि अवकरण में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है। ऑक्सीकरण में धन आवेश बढ़ता है और फिर अवकरण में चूंकि इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा, इसलिए यहाँ पे इस केस में ऋण आवेश की बढ़ोतरी होती है। रेडॉक्स अवक्रियाएं क्या होती हैं, तो ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों क्रियाएं किसी भी समीकरण में साथ साथ होती हैं, जब दोनों ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है, तो इससे टोटल जो समीकरण से अवक्रिया बनती है, इसे ही रेडॉक्स अवक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट क्या होती है, तो अवकारक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट क्या होती है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं, जैसे कि H2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S SO2 कार्बन SnCl2 इत्यादि। तो ये कुछ अवकारक हैं। ठीक, ये क्या करते हैं ना कि किसी पदार्थ को अवकरित करते हैं, अर्थात उनसे या तो इलेक्ट्रॉन उनसे ले लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है और उसे ही अवकारक कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑक्सीकारक क्या होती है, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या फिर उससे हाइड्रोजन को ले रहा है और उस पदार्थ को ऑक्सीकृत कर रहा है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकृत करने वाला फैक्टर, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होती है। इसमें एग्जाम्पल है O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2, O7। तो पोटेशियम क्रोमेट, यहाँ पे है पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या हैं, एक तरह से ऑक्सीकारक हैं, क्योंकि यह किसी और पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को ये उससे ग्रहण कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और इस प्रकार वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती है। याद करने वाला यहाँ पे पॉइंट ये है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। क्यों फ्लोरीन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, कहने का अर्थ यह है कि इसके पास किसी और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना या छीनना पसंद करता है। तो चूंकि यह किसी पदार्थ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेगा वह पदार्थ तो ऑक्सीकृत हो जाएगी, क्योंकि कोई पदार्थ जब अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इसीलिए यह फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है। कौन सा है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का कार्य करता है, तो ये है, देखिए ये वाला ना जो है एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S,
नाइट्रस अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है कि ऑक्सीकृत भी करते हैं और अवकृत भी करते हैं तत्वों को, पदार्थों को। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं इससे कि ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व का किसी यौगिक में बताना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है? तो जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या फिर आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाता है तो वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको लेके समझते हैं। तो KMnO4 है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। यहाँ पे मैग्नीज है तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जब यहाँ से पोटेशियम भी निकाल दें, ऑक्सीजन भी निकाल दें, तो मैग्नीज पे इस पूरे यौगिक में कितने आवेश होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। या फिर सेम ऑक्सीजन पे निकालना पड़े तो अगर मैग्नीज और पोटेशियम को निकाल दें तो ऑक्सीजन पे कितने जो कि आयन है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे KMnO4 को निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले हमको लोगों को ये जानना होगा कि जो पोटेशियम होते हैं तो पोटेशियम की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता अर्थात कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि अभिक्रिया में भाग लेती है उसे संयोजकता कहते हैं। कि किसी भी तत्व के या किसी भी पदार्थ के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे उस तत्व के, उस पदार्थ की संयोजकता कहते हैं। तो पोटेशियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 11 होती है ना, 11 होती है सोडियम की, पोटेशियम की होती है 19। ठीक, तो यहाँ पे पोटेशियम की 19 होती है बाहर, मतलब टोटल इसकी परमाणु क्रमांक है 19 नंबर पर, क्लोरीन के बाद आता है तो इसका है 19 नंबर। ठीक, तो हम लोग को पता है 8, 18 ऐसे करके 32 करके ये अष्टक बनाती है। तो यहाँ पे बाहर में अगर 18 लिया जाए, अष्टक बना लेगी ये, तो कितना बचेगा? बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ पे पोटेशियम के बाहरी सेल में अभिक्रिया करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता होगी। तो चूंकि पोटेशियम पे 1 बच रहा है बाहरी सेल में, और हम लोग चूंकि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचती है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरे को त्याग करके, दूसरे तत्व को वो त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, क्योंकि ये त्याग करना चाहेगा, ऑब्वियस ये त्याग करेगा, क्योंकि अगर इसको अष्टक बनाना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से खींचने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा ना। और जिनके बाहरी सेलों में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? ग्रहण करने की, लेने की प्रवृत्ति होती है, और ये ऋण आयन बनाते हैं। तो सेम उसी तरह से पोटेशियम के बाहरी सेल में 1 है इलेक्ट्रॉन, तो वो देना चाहेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? देना चाहेगा तो +1 आयन, क्योंकि वो दे रहा है तो यहाँ पे इसका +1 आयन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हमको मैग्नीज का निकालना है, हमें मैग्नीज का नहीं पता है, तो चूंकि मैग्नीज का निकालना है तो मैग्नीज का हम क्या मानेंगे? +x। ठीक, तो x मानेंगे फिर प्लस। अब ऑक्सीजन का दिखाना है कि ऑक्सीजन पे कितने आयन हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 4 ऑक्सीजन के 4 अणु या परमाणु कह सकते हैं, 4 हैं। एक ऑक्सीजन पे कितने होती है आवेश होती है? तो -2 आवेश इसलिए होती है क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है। इसके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे, 5, 6, 7 रहेगा बाहरी सेल में तो वो लेना चाहेगा, तो इसके बाहरी सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 हैं। ठीक, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8 होती है ना इसकी परमाणु संख्या, तो 2 पहले वाला में सेल में, दूसरा में 6 आ जाएगा। तो अब इसको अष्टक बनाने के लिए 6 बाहरी सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये लेना चाहेगा, अपना देना नहीं चाहेगा, किसी को लेना चाहेगा, तो अर्थात ऋण आवेश। तो कितने ऋण आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? -2, तो -2 हो जाएगा 1 का, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -2 × 4 कितना हो जाएगा? -8, तो +-8 इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि ये कोई भी यौगिक बन गया ना, KMnO4 जो है एक यौगिक की तरह कार्य कर रहा, तो एक यौगिक पे जो टोटल चार्ज होती है वो 0 होती है, एक तरह से न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है।
यह किसी आयन की तरह न्यूट्रल जैसा बिहेव करेगा, इसके ऊपर टोटल के ऊपर 0 चार्ज होती है, इक्वल टू में 0। तब इस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यह अक्स यहाँ पे -8 +1 -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 जो आया अर्थात क्या आया कि मैग्नीज के ऊपर कितने चार्ज हैं, तो प्लस में आया तो +7 चार्ज हैं। ठीक, इसी प्रकार किसी भी तत्व का या यौगिक का पूछेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अतः KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 7 होगी। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल या कोई भी जो है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था उसकी +1 होती है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हाइपोक्लोरस अम्ल में +1 होती है, इसको याद कर लेना है क्योंकि इन जनरल उसकी क्या होती है, -1 होती है। अभी हम लोग बताया उसका 17 होता है, तो 17 होती है ना क्लोरीन की, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इस पर ऋण आवेश से -1 होगी। लेकिन हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि इसको एक तरह से यूनिक मतलब अलग है, एक्सेप्शन जैसा है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक, कि हाइपोक्लोरस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। वहीं तत्वों में अगर स्वतंत्र या फिर असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। देखिए अभी हम लोग सीखे कि कोई भी यौगिक है उसमें ओवरऑल जो होती है स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान है। जैसे कि सोडियम प्लस आयन है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। सोडियम प्लस आयन है, इसे क्या समझेंगे, यहाँ पे प्लस एक ठो है, अर्थात इस पे एक आयन है और कैसा आयन है, वो भी एक धन आयन। अगर यहाँ पे प्लस प्लस 2 बार रहता है तो +2 रहता है आयन और धन आयन रहता है। ठीक, ये तो सिंपल कंसेप्ट अपने समझ सकते हैं हम लोग। और किसी के ऊपर -1 है तो समझ जाएंगे कि इस पे ऋण आयन है, मतलब माइनस सिर्फ माइनस है तो -1 ऋण आयन है। ठीक, नोट करने वाला पॉइंट यह है कि सभी क्षार धातुओं की, जितनी भी क्षार धातुएं हैं उनकी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जितने भी क्षार धातुएं होते हैं उनकी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कहने का अर्थ ये है कि जब आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं ना, तो आवर्त सारणी में जो पहला वाला ये होती है, पहला वाला वर्ग, पहला वर्ग यहाँ पे है दूसरा वर्ग, तो पहले वर्ग को बोल रहा है ये क्षारीय मृदा मतलब क्षारीय धातु। पहला वाला जो है वो होता है क्षार धातु, पहला वाला वर्ग आवर्त सारणी में क्षार धातु है। दूसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे पहला सेल में जितने होते हैं ना उनसे प्लस, जैसे सोडियम यहाँ पे, फिर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और कैसे क्या याद है करें, तो यहाँ पे देखिए जो पहला है जिसमें हाइड्रोजन होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नीचे रुबिडियम, फिर सीजियम ऐसे आता है, तो ये होती हैं क्षार धातुएं। और दूसरा वाला जो वर्ग होता है जिसमें बेरिलियम, लिथियम का बेरिलियम आता है ना, इसका 3 होती है, इसके 4 परमाणु क्रमांक, तो लिथियम का बेरिलियम आता है, बेरिलियम, सोडियम का मैग्नीशियम आता है, इसका 12 होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम का 19 था, कैल्शियम का 20 होता है, तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, ये सब जो दूसरा वाला वर्ग है ये होती हैं क्षार मृदा धातुएं। और वहीं पहला वाला जो वर्ग होते हैं वो होते हैं क्या, क्षार धातुएं। तो चूंकि पहला वाला में हम लोग को पता है यहाँ पे देखिए 3 होता है, यहाँ पे 1, सोडियम का 11, कैल्शियम का 19, इनके सबके बाहरी सेल में यहाँ पे 10 देखिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहला जो कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा के लिए कितना बचा, 8 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, वहीं पोटेशियम 19 है तो 18 यश तक बना लिया, तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ बेरिलियम में क्या हो जाएगी, 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 10 अष्टक बना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो वहीं बोल रहा है। फिर तीसरी में वैसे ही जाएंगे तो तीसरा होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एल्यूमिनियम का उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +3 मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 13 होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है
एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। तो 10 यहाँ पर अष्टक बना लिया, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग सीखे हैं कि 1 2 3 रहेगा तो वो देना चाहेगा, उसका धन आयन बनाने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी पाई जाती है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को त्याग करना चाहेगा। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। देखिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन जनरल जो है वो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। इसके 2 अपवाद हैं, जैसे कि पेरोक्साइड केस और सुपर ऑक्साइड। तो ये अपवाद याद करना है, सब याद करने वाला है, ठीक। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जैसे H2O2 और NO2O2, ठीक। H2O2 और NO2O2 में होती है कि अपवाद होती है, यहाँ पे -2 नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -2 के बजाय -1 ही होती है। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, RbO2, O2 में प्रत्येक ऑक्सीकरण परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। यहाँ पे देखिए -1/2 होती है। तो हम लोग 2 पॉइंट याद करेंगे, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की जो है संयोजकता होती है या फिर ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। वहीं पे KO2 और RbO2 के लिए -1/2 होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अपवाद बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं देखने को, जिसमें क्या होती है कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 तथा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2 और +1 होती है। देखिए ऑक्सीजन का तो -2 होना चाहिए, मतलब सर्व विद्यमान है, परंतु यहाँ एक्सेप्शन कैसे कैसे हैं ऑक्सीजन के प्रति। कुछ केस में -1 है, 2 एग्जाम्पल में, जिसमें है पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। वहीं KO2, RbO2, पोटेशियम ऑक्साइड और रुबिडियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -1/2 है। और एक एक्सेप्शन है फ्लोराइड के साथ, ठीक। तो जब ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन मिला के फ्लोराइड के रूप में मिला दिया जाता है, उस केस में वह माइनस से ही अब चेंज होकर के प्लस में हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन फ्लोराइड में OF2 और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में O2F2 में +1 हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। वैसे सभी फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, तो -1 होती है। और वहीं फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन में मिला दिया जाए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या नहीं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो +2 और +1 होती है। यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, इन सब की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। -1 क्यों होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे होंगे जो भी हैलोजन श्रेणी के ग्रुप होते हैं वो लास्ट वाला, ये हमारा लास्ट वाला अक्रिय गैस के लिए होता है ना, अक्रिय गैस के लिए, ठीक। और अक्रिय गैस के जस्ट पहले वाला जो हम लोग का वर्ग है वो होती है हैलोजन। तो जस्ट पहले वाला अक्रिय गैस अर्थात अपना अष्टक पूरा कर चुका है, यह अक्रिय हो चुका है, इसको अब अपक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके पहले अर्थात सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो ये इस केस में अक्रिय वाला ग्रुप में आ जाता। तो इसलिए जो हैलोजन होते हैं उन पे सब पे -1 चार्ज होती है, क्योंकि इनके सबकी में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में क्या होती है, बाहरी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और यह 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए इन पे -1 चार्ज होता है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। उदाहरण के तौर पे ऑक्सी अम्लों और ऑक्सी एनायनों में देखा जा सकता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहने का अर्थ ये है कि जब हैलोजन श्रेणी के कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, ना कि ऋणात्मक। इसीलिए ऑक्सी अम्ल में हम लोग ऊपर अभी देखे थे कि क्लोरीन जो होती है इस पे चार्ज -1 के बजाय क्या हो जाती है, +1 हो जाती है।
तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जब ऑक्सीजन के साथ ये मिलेगा, अम्ल बनाएगा, तो इस पे -1 की जगह पे +1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है। यौगिकों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकारक संख्याओं का बीजीय योग 0 होता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे KMnO4 था, तो इस पे ओवरऑल जो चार्ज होगा 0 होगा। तो किसी भी यौगिक के ओवरऑल ऊपर में चार्ज क्या होती है? 0 होती है। वहीं ये कह रहा है बहुपरमाणुक आयनों में इसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। और ये क्या कह रहा है कि बहुपरमाणुक जब आयन है उसमें सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ आएगा। ठीक, इस तरह CO3 है, इस पे ओवरऑल पे चार्ज -2 दे दिया गया है। तो इनमें क्या होगा कि तीनों ऑक्सीजन तथा एक कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा? तो -2 होगा। देखिए -2 क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कह रहा था, हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि KMnO4 पे ओवरऑल जो होती है चार्ज होती है 0 होती है, लेकिन ये ऑलरेडी दे रखा है हम लोग को कि वो इसके ऊपर चार्ज 0 नहीं है, 0 नहीं मानना है। इसके ऊपर चार्ज क्या मानना है? -2। -2 की जगह पर लिख सकता था -4, -1 कुछ भी ले सकता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर का जो भी बीजीय जोड़ निकालेंगे, जो गणितीय सूत्र से जोड़ घटाव होगा, तो उसके बराबर 0 ना लिख के क्या लिखेंगे? जो ऊपर चार्ज दिया रहेगा। अब 0 की जगह पर -2 दिया है तो -2 ही ना लिखेंगे, -4 दिया है तो -4 लिखेंगे। तो वही ये कह रहा है। अब मान लीजिए कि इसका हम लोग को निकालना है। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो CO3 ऊपर 2- दिया है, इसमें हमको कार्बन का निकालना है कि कितना इसके पे आयन होगा। तो कार्बन का आयन हम मान लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन का -2 पता है, तो -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 है ऑक्सीजन संख्या, तो 3 इक्वल टू, अब 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2 था ना, -2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू -2, इधर से माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 दूना की 6, तो 6, तो इक्वल टू क्या जाएगा? 4। अर्थात X मतलब C पे कितना चार्ज है? तो 4 चार्ज है, +4 चार्ज है। और ऐसे भी हम लोग अपने से सोच सकते हैं कि कार्बन पे +4 चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए कैलकुलेशन से आ गया ना। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पर तत्व के परमाणु की उच्चतम जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह आवर्त सारणी में समानतः बढ़ती जाती है। तीसरी आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक बढ़ती है। यहाँ पे एक सारणी बना के दिया हुआ है और इस सारणी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। वर्ग है, तत्व है, यौगिक है, तत्व के अधिकतम समूह और ऑक्सीकरण संख्या उनकी क्या है। ठीक, तो सबसे पहले पहला वर्ग, तो पहला जब वर्ग होते हैं उसमें ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? +1 होती है। हम लोग सीखे थे क्षार धातुओं में ऑक्सीकरण संख्या +1। वहीं दूसरा जो वर्ग होगा उसमें क्षार मृदा धातु हो जाते हैं, उसमें +2, तीसरा में +3, चौथा वर्ग में +4, पांचवा में +5, छठा में +6, सातवां में +7। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो ऊपर बोला था कि तीसरा आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक बढ़ती है। देखिए 1 से 7 तक ये बढ़ते हुए जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि यह ऑक्सीकरण संख्या 5, 6, 7 है, क्योंकि यहाँ पे बाहरी सेलों में है इतने इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, तो इनकी हो जाएगी -3, -2 और -1। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ऑब्वियस है, अब OF2 का हमको निकालना है तो इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं लिखा है तो 0 मान लेंगे। O का निकालना है, O का X प्लस फ्लोरीन पे तो पता है कि -1 होती है क्योंकि इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो -1 × 2, क्योंकि 2 फ्लोरीन इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अर्थात इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यह एक तरह से एक्सेप्शन है, इसलिए इसको भी याद कर लेना है
क्यों? क्योंकि इन जनरल ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। ठीक। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसको ऑक्सीकारक कहता है। ऑक्सीकारक से क्या समझते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी तत्व किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो वो उसके लिए ऑक्सीकारक है। अकारक क्या है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें भले ही ना दिया हो, हम लोग को पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रॉन की जगह अगर वो हाइड्रोजन भी किसी तत्व से ले लेता है ना, तो भी उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, या हाइड्रोजन का त्याग करे, या ऑक्सीजन ग्रहण करे, वो सारे केसेस में तत्व जो या पदार्थ होते हैं वह ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अकारक क्या है? तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देते हैं, इन्हें रिडक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर अकारक कहते हैं। सेम ऑक्सीकारक जैसा ही है। ऑक्सीकरण क्या होती है और अकरण क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या का मान बढ़ जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अर्थात उनकी ऑक्सीकरण हो जाती है, उस पूरे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कोई ऑक्सीकारक मिल गया, यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीकारक X है और यहाँ कोई पदार्थ है Y, इस Y को ऑक्सीकृत करना है, तो ये ऑक्सीकारक है तो उसको ऑक्सीकृत करेगा। और जब पूरा प्रक्रिया हो के Y पे मान लीजिए पॉजिटिव आना जाता है तो Y ऑक्सीकृत हो गया, तो इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाएगा क्या? ऑक्सीकरण। अवकरण क्या है? तो वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है, उस प्रोसेस को अवकरण कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में अम्ल भस्म एवं लवण के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।